आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ मास्टर बजट। और इसमें हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे लिमिटिंग फैक्टर का भी एट द एंड। मेरा नाम मसूद अहमद है और ये बजटिंग की सीरीज़ की 7th वीडियो हम लोग जो है ना वो बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं मास्टर बजट क्या होता है और कैसे बनाते हैं इसे। इट इज़ बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ ऑल द बजट्स विच यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। जितने भी बजट हमने बनाए थे, सेल बजट बनाया था, उसके बाद हमने प्रोडक्शन बजट बनाया था, प्रोडक्शन बजट के बाद हमने परचेज बजट। तो ये सारा का सारा जो कंपोनेंट्स हैं ये ऑलरेडी आप बना चुके हैं। इसके सेट को अलॉन्ग विद योर बजटेड इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन, तो ये जो बंच बनता है इस बंच को हम मास्टर बजट कहते हैं। इसमें सारे के सारे आपके जो ऑलरेडी आप बजट डिस्कस कर चुके हैं वो तमाम, और इसके साथ इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये तमाम की जो फाइल बनेगी एक, उसको मास्टर बजट बोलेंगे। कोई अलहदा से कोई चीज़ आपने तैयार नहीं करनी। सो यहाँ पर 3 चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे एज फार एज योर सिलेबस इज़ कंसर्न। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो मैन्युफैक्चरिंग का जो अकाउंट है बजटेड, वो भी इसका हिस्सा बनेगा। फिर आपकी बजटेड इनकम स्टेटमेंट और बजटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो ये कंपोनेंट इसके जो है ना वो मास्टर बजट के होंगे। अब एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसे हम देखते हैं क्वेश्चन को। ये आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि आपके पास ये इंफॉर्मेशन एक कंपनी की गिवन है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर की, और इसमें क्रेडिट सेल्स गिवन है, क्रेडिट परचेजेस गिवन है। अगर परचेज या सेल के साथ कुछ भी ना लिखा हो तो आपने उसको क्रेडिट ही कंसिडर करना। देन आपके पास जो वेजेस पेड हैं ड्यूरिंग द ईयर वो भी गिवन है। इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस वो गिवन है। परचेज ऑफ मशीन, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये भी गिवन है आपको। और साथ ही साथ डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन ये गिवन है। इट विल बी पार्ट ऑफ योर बजटेड इनकम स्टेटमेंट, लेकिन ये कैश बजट में ये चीज़ नहीं आएगी। कोई भी नॉन कैश एक्सपेंस आपका वहाँ पर रिपोर्ट नहीं होगा, ना ही आपकी कोई नॉन कैश जो इनकम है वो वहाँ पर रिपोर्ट होगी। अभी पैटर्न हम देखने लगे हैं। नंबर 1, ट्रेड रिसीवेबल्स विल बी पे 1 month आफ्टर गुड्स आर सोल्ड। मीन्स कि जो क्रेडिट सेल अगस्त की है वो आपको आगे जाके मैच्योर होगी। ये एक्चुअली नॉट 3000, इट्स 30,000। तो ये आपकी जो अमाउंट है ये जाके सितंबर में मैच्योर होगी। सितंबर की अमाउंट आपको मिलेगी अक्टूबर में जब आप कैश बजट बनाएंगे, और इसी तरह अक्टूबर की जो अमाउंट है वो आपको रिसीव होगी नवंबर में। अगर इसके साथ कैश डिस्काउंट होता, वो कैश बजट के जो लेसन है, वीडियो है, उसके अंदर हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो प्लीज़ आप ये तमाम जो बजट्स हैं इससे पहले हमने बनाए वो सारे के सारे आपने वीडियोस देख लेनी है। देन आपके क्रेडिट परचेजेस के हवाले से वो कह रहे हैं कि दे आर पेड 1 month आफ्टर रिसीट ऑफ गुड्स। जब उन्होंने चीज़ें ख़रीदी उसे नेक्स्ट मंथ में वो उसको पे करेंगे। फॉर सितंबर पेमेंट अगस्त की अमाउंट लेके इधर पेमेंट आ जाएगी। इसी तरह ये 20,000 इससे नेक्स्ट मंथ में चले जाएगी, और ये 15,000 इधर, और ये 25,000 नेक्स्ट मंथ में, और इसी तरह मामला चलता रहेगा। वेजेस पेड के हवाले से वो कह रहे हैं कि ऑल एक्सपेंसेस आर पेड इन द मंथ इन विच दे अकर्ड। मीन के अगस्त की जो वेजेस हैं अगस्त के अंदर पे हो जाएंगी, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। इसी तरह अदर एक्सपेंसेस 82 अगस्त के हैं, अगस्त में पे हो जाएंगे। 84 सितंबर के हैं, सितंबर में पे हो जाएंगे।
और अक्टूबर के हैं अक्टूबर में और नवंबर के नवंबर में। ये एक्चुअली कैश बजट के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि कैश का आउटफ्लो कब होगा। और इसके साथ ही आपके पास यहाँ पर मशीन सितंबर में परचेज हो रही है, तो ये सितंबर में ही इसकी पेमेंट आपको करना होगी। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट कैश इन हैंड, अब ये स्टार्ट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 1200 है। इसी तरह इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस और इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस जो कि आपको जो प्रोडक्शन बजट है उसके अंदर भी आपको उसकी ज़रूरत रहती है, जो कि आपको प्रोडक्शन बजट के अंदर भी उसकी ज़रूरत रहती है, और इनकम स्टेटमेंट में तो बहरहाल इसने आना है। रिक्वायर्ड क्या है? सबसे पहले कैश बजट प्रिपेयर करना फॉर 3 मंथ्स। कहाँ तक? एंडिंग नवंबर के महीने में ही वो एंड हो रहा है, 3 महीने का बनाएंगे, मीन्स सितंबर टू नवंबर आपने प्रिपेयर करके देना। फिर आपने नेक्स्ट जो आपकी स्टेटमेंट है, ये देखिए बजटेड इनकम स्टेटमेंट फॉर द 3 मंथ्स बनानी। अगर हमें फाइनेंशियल पोजीशन की वैल्यूज़ भी दी होती तो वो भी हम बना लेते, तो वो मास्टर बजट आपका कंप्लीट हो जाता। चलिए कैश बजट की तरफ आते हैं। कैश बजट आप देखिए कि रिसीट सबसे पहले आपने ले ली। रिसीट में कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, 30,000 अगस्त वाला मिलेगा सितंबर में। ये देखिए सितंबर वाला 40 इधर आ जाएगा और 35 इधर। टोटल रिसीट यही है और कोई रिसीट नहीं। फिर पेमेंट की तरफ आते हैं। पेमेंट के अंदर जो पेबल टू जो पेमेंट की तरफ आते हैं, जो पेमेंट आपकी क्रेडिट सप्लायर को हमने पे किया वो आपके सामने जो है ना वो आ गई। और ये कुछ ऐसे है कि कैश पे टू क्रेडिट सप्लायर, अगस्त वाली पेमेंट सितंबर में, सितंबर वाली अक्टूबर में, अक्टूबर वाली नवंबर में, नवंबर वाली दिसंबर में होगी, क्योंकि हमने नवंबर तक रहना है इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है। तो जो वेजेस है उस मंथ की उसी महीने के अंदर, उसी मंथ के अंदर पे हो जाएगी। तो वेजेस आर पेड इन द मंथ इन विच दे अकर्ड। इसी तरह अदर एक्सपेंसेस के लिए भी सारी डिटेल गिवन है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। और आपने मशीन परचेज़ की थी सितंबर में उसकी पेमेंट आ जाएगी। ठीक है जी, ये आपने इस तरह कर लेना। तो ये आपकी टोटल पेमेंट आ गई। इसे हम अगर ए कह लें, टोटल रिसीट, इसको अगर इस टोटल को हम बी कह लें, तो जो नेट फ्लो है आपका वो कॉलम सी, रो सी कह लेते हैं, उसमें ए माइनस बी। ये देखिए ए माइनस बी, तो ए में से बी माइनस करेंगे तो आपके पास ये नेगेटिव कैश फ्लो आ गया। सितंबर में ओपनिंग में 1200 पड़ा था, तो नेट आपका जो कैश डेफिसिट है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है 97, जो कि ये नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बन जाएगा ये यहाँ पर। इसी तरह 4400 हमारा नेट जो पॉजिटिव कैश फ्लो है, 40,000 हमारे पास आ रहा है इस मंथ के अंदर, जा रहा है 35,600। तो पॉजिटिव आपका कैश फ्लो है, ये पॉजिटिव है आपका। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास नेगेटिव था, तो अब नेगेटिव रिड्यूस हो जाएगा और नेट जो आपका जो डेफिसिट है फॉर द मंथ वो 5300 रहेगा। यही नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पे फिर पॉजिटिव आपका कैश फ्लो रहा 3500। हमारी जो रिसीट्स हैं वो एक्सीड कर गई पेमेंट से, तो हमारा नेट पॉजिटिव कैश फ्लो आ गया। तो यहाँ पर आपका जो डेफिसिट है और कम होके 1800 हो गया है। तो ये तो कैश बजट की बात है। अब इनकम स्टेटमेंट में जब हम आते हैं, सेल्स फॉर द 3 मंथ्स, ठीक है, तो ये तमाम की तमाम 3 मंथ्स की जो सेल्स हैं इसको आपने ऐड अप कर लिया। देखिए ये ऐड कर लिया, ये इधर आ गया। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको गिवन थी, आपने उधर लिख ली। परचेसेस आपने क्या करना है कि ये 3 मंथ्स का जो ये बैलेंस है, इस बैलेंस को आपने ऐड करना है और ये बैलेंस आपका इधर आ जाएगा। सेल्स का बैलेंस आपको पता है, ये सारा सेल का बैलेंस आपने सेल्स यहाँ पे लिख लें। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी गिवन है, ये अवेलेबल फॉर सेल में से क्लोजिंग निकालेंगे तो आपका ये कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। तो 120,000 में से 59,500 लेस करेंगे तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर आपने वेजेस लेस करनी है। वेजेस का टोटल आपके पास 3 मंथ्स का गिवन है। ये देखिए तीनों महीनों को हम ऐड कर लेंगे
और ये हमारा वेजेस आ गया ये यहाँ पे। और इसी तरह अदर एक्सपेंसेस का टोटल आप कीजिए, अदर एक्सपेंसेस का टोटल ये किया हमने और इस टोटल को हमने यहाँ ले गया और ये देखिए वैल्यू 22,500 और ये 25500। ये सम टाइम बच्चे जब स्टूडेंट्स लिखने लगते हैं उस वक़्त ये इस तरह की वैल्यू को ये मिक्स कर देते हैं और ठीक तरह से उसको हैंडल नहीं करते। तो काइंडली बी केयरफुल वाइल सॉल्विंग योर क्वेश्चन इन एग्ज़ाम्स, क्योंकि एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से अक्सर वैल्यू ट्रांसपोज हो जाती हैं। ट्रांसपोज मीन कि आपकी 21 लिखना था लेकिन वो 12 लिखा गया। इस तरह की चीज़ों को ख्याल से आपने टैकल करना है। देन आपकी डेप्रिसिएशन देखिए, डेप्रिसिएशन हमने कैश बजट में नहीं ली थी लेकिन यहाँ पर डेप्रिसिएशन ज़रूर लिखेंगे क्योंकि ये एक्सपेंस है हमारा। सो यहाँ पे अब आपका टोटल जो अदर एक्सपेंसेस आ गए वो 48,300 और आपने 60,500 ग्रॉस प्रॉफिट में से अदर एक्सपेंसेस लेस किए तो आपका ये बजटेड प्रॉफिट फॉर द मंथ आ गया, राइट जी। तो ये आपका जो है ना वो मास्टर बजट था और इसके साथ अगर आपको स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन की बजटेड वैल्यूज़ गिवन हो तो वो भी हम वहाँ पर इजीली ले सकते हैं। अभी दो कॉन्सेप्ट और आपके रह गए थे। लिमिटिंग फैक्टर, सीमा ने इसको डिफ़ाइन ऐसे किया है कि कोई भी आपकी चीज़, कोई भी आपका रिसोर्स जो कि बिज़नेस एंटिटी को लिमिट कर दे उसे आप जो है ना वो लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। देखिए इसको आसान अल्फाज में हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हम कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, दो चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं और पैसे हमारे पास एक चीज़ के, हम दोनों एट वंस नहीं ख़रीद सकते। हम मोबाइल भी ख़रीदना चाहते हैं, लैपटॉप भी ख़रीदना चाहते हैं, पैसे इतने हैं कि कोई एक चीज़ आ सकती है। तो उसमें जो मनी है, जो डॉलर्स हैं, जो वो हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर आ जाएगा। सम टाइम पैसे होते हैं, टाइम नहीं होता, तो टाइम लिमिटिंग फैक्टर आ गया। तो कोई भी कॉन्स्ट्रेंट जो कि आपको आपके ऑब्जेक्टिव को हासिल करने से रोक दे कि अब और नहीं कर सकते। फार्मर है, वो चाहता है कि वो जो है ना हार्वेस्टिंग करे, वो करे जो है ना फसल लगाए, ठीक है, लेकिन उसके पास ज़मीन लिमिटिंग फैक्टर है। अगर ज़मीन है तो हो सकता है उसके पास टाइम इतना ज़्यादा ना हो कि वो सारी ज़मीन को काश कर सके। तो इस तरह हमने देखना ये कि हमारे जो प्लान है, ऑब्जेक्टिव है, उसको क्या चीज़ लिमिट कर रही है। तो उस लिमिटिंग फैक्टर को देखते हुए हम फिर आगे अपनी प्रिपरेशन जो है ना वो करते हैं। ये आप ये बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आपका जो मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर है, वहाँ पर आप जब लिमिटिंग फैक्टर को डिस्कस करते हैं वहाँ पर काफ़ी तफसील से इस चीज़ के ऊपर बहस की गई है। एक यहाँ पर आप प्रिंसिपल बजट फैक्टर की बात करते हैं, समथिंग दैट रिस्ट्रिक्ट्स, वही बात आ गई, बिजनेस फ्रॉम अचीविंग इट्स डिज़ायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट, कि वो आउटपुट के लेवल को उसने रोक दिया। एक फर्नीचर कंपनी है, वो फर्नीचर बनाना चाहती है, एक सर्टेन नंबर वो अटेन करना चाहती है, लेकिन वो वाली जो स्पेसिफिक जो वुड है, जैसे आपको पता है वो सागवान एक ट्री है, उसकी लकड़ी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और उसको क्योंकि उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, उसको कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगता, तो वो फर्नीचर बनाना चाहते हैं लेकिन सागवान अवेलेबल नहीं है इतना। तो वो फिर वो जो वुड होगी, क्वांटिटी ऑफ वुड, दैट वुड बी लिमिटिंग फैक्टर, और प्रिंसिपल फैक्टर भी उसको बोलते हैं। तो आई होप कि कुछ आपको मास्टर बजट का कॉन्सेप्ट आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। सो स्टे ब्लेस्ड। ओके, अल्लाह हाफिज़।